Now in working capital, we are going to take up a typical illustration in which we have to calculate the working capital using net current assets method. Right? Net current assets method is based on a formula which says the working capital is always equal to the difference between total of current assets minus current liabilities. तो जितने भी करंट एसेट्स होंगे उनमें से जब भी हम करंट लायबिलिटीज माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी वर्किंग कैपिटल. इट इज गोइंग टू बी द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज. नाउ जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन. द टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज नेट करंट एसेट्स मेथड, एंड इन दिस क्वेश्चन ब्लैकस्टोन लिमिटेड sells good at uniform gross profits at the rate 20%. Remember, gross profits are not going to be used in calculation of working capital. So this is a figure which is given to you to confuse you. Kindly do not get confused. The gross profits of 20%, they are not going to be used in the calculation of working capital, right? On sales including depreciation. Similarly, depreciation is one such factor which is also not considered while calculating the working capital. Depreciation हुआ, income taxes हुए, gross profits हुए, तो वो आपको consider नहीं करने हैं working capital को निकालते टाइम. Then the sales और 2 months का क्रेडिट गिवन है उसके ऊपर, वो है ₹24 lakhs. इस क्वेश्चन में सेल्स जिनका रियलाइजेशन होगा डेटर्स से 2 months के अंदर, राइट. मटेरियल्स कंज्यूम, जो रॉ मटेरियल है उसका वर्थ है 6 लाख रुपीस, और सप्लायर 2 months का टाइम दे रहे हैं उन बिल्स को पे करने के लिए. तो आपको सप्लायर्स का जो अमाउंट पे करना है उसका क्रेडिट टाइम कितना गिवन है? 2 months. देन वेजेस पेड, जो वेजेस हैं they are amounting to ₹4,80,000 and there is a lag of 1 month, right? 1 month के डिले के बाद ही वेजेस का पेमेंट होता है. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लाइक ओवरहेड्स, उनका वर्थ है 6 लाख रुपीस एंड देयर इज अगेन अ डिले ऑफ 1 month, और इसको 1 month एरियर भी बोला जाता है. कभी एरियर वर्ड आ जाए समझ जाइएगा वो डिले को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसका एंट्री करंट लायबिलिटी के अंदर होगा. Administrative expenses, they are ₹1,50,000. Again, there is a delay of 1 month, paid 1 month in arrear. As I have said before, arrear is representing a delay in payment, and that has to be accounted in current liability. Next, sales promotion expenses amounting to ₹75,000, paid quarterly in advance. Right? ये prepaid expenses sort हो गया. तो prepaid expenses they are paid quarterly in advance. तो quarterly in advance that is going to be a form of current asset, और एक क्वार्टर के अंदर 3 months होते हैं. तो 3 months की वैल्यू याद रखिएगा to calculate the amount of sales promotion expenses. The company keeps 1 month stock of raw material and finished good. जो stock of raw material है उसका ड्यूरेशन है 1 month और फिनिश गुड का भी ड्यूरेशन है 1 month, राइट. देन मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ ₹80,000 इज कैप्ड. दिस इज गोइंग टू बी अ फॉर्म ऑफ करंट एसेट और इसकी एंट्री होगी करंट एसेट में. देन कंपनी गिव्स 10% सेफ्टी मार्जिन और वर्किंग कैपिटल. तो पहले तो हम वर्किंग कैपिटल निकालेंगे और उसके ऊपर उसका 10% कैलकुलेट करके उसी में ऐड कर देंगे. उससे हमारे पास निकल कर आ जाएगी नेट वर्किंग कैपिटल. एंड देयर इज नो WIP. यहाँ पर कोई भी वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है. सो देयर इज नो वर्क इन प्रोग्रेस. सो दिस इज अ प्रॉब्लम. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इट्स सॉल्यूशन. सो प्लीज राइट डाउन द हेडिंग वर्किंग कैपिटल सॉल्यूशन बाय नेट करंट एसेट्स मेथड. और इसमें आप ये परफॉर्मा बनाएंगे. रिमेंबर देयर इज नो WIP. इस क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है. So you are going to construct this performa to calculate the value of working capital, जहां पर आपके पास आ जाएंगे particulars and then you will have amount in rupees, right? So
this will be the format of this performa for working capital, and first of all we will be calculating the amount for current assets. सबसे पहले तो निकलेगा करंट एसेट्स, फिर कैलकुलेट होगा करंट लायबिलिटीज, और जब आप करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज कर देंगे तब आपके पास आ जाएगी वर्किंग कैपिटल. सो वी स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट करंट एसेट इज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. सबसे पहला करंट और सबसे इंपॉर्टेंट है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल की जो बर्थ दी हुई है वो है ₹6 lakhs. तो 6 lakhs, यहाँ पर जो ड्यूरेशन दे रखा है वो जनरली सारी वैल्यूज मंथ्स में है. तो जब भी मंथ्स में है तो आपको इस अमाउंट को डिवाइड करना पड़ेगा 12 से. अगर वीक्स होता तो 52 और डेज होता तो 365. तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपके पास ड्यूरेशन मंथ्स में हो तो किससे डिवाइड करेंगे हम? 12 से. वीक्स में हो तो 52 से, और डेज में होगा तो 365. यहाँ पर वैल्यूज है मंथ्स के अंदर, तो मंथ्स का मतलब आपको डिवाइड करना पड़ेगा 12 से. और कितना टाइम का कंपनी स्टॉक रखती है, ये पॉइंट याद रखिएगा. 7 पॉइंट, द कंपनी कीप्स 1 month स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. तो 1 month है तो इनटू 1 कर देंगे. रिमेंबर, अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मंथ का है तो 12 से डिवाइड करना है और उसके बाद 1 यूज कर लेना है. तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, जो भी आपको वैल्यू दे रखी होगी उसको मंथ्स है तो मंथ्स, वीक्स है तो वीक्स, और जो भी आपको टाइम दिया हुआ है उस टाइम से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी. राइट. इसी को ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं आउटपुट इनटू कॉस्ट पर यूनिट से. लेकिन यहाँ पर ना आपको आउटपुट गिवन है ना कॉस्ट पर यूनिट गिवन है. आपको डायरेक्टली आउटपुट को कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू दी हुई है. राइट. वो वैल्यू सीधा फॉर्मूले में प्लेस कर लीजिएगा अगर आपको अमाउंट से कंफ्यूज हो रहे हैं. सो यू कैन आल्सो से जो भी गिवन वैल्यू है वो गिवन वैल्यू कैसे आती है? आउटपुट को कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके. लेकिन यहाँ पर वो वैल्यू आपको डायरेक्टली दे रखी है तो वैल्यू एज इट इज ले लीजिएगा. 6 lakhs है तो 6 lakhs. क्वेश्चन है मंथ्स का, तो मंथ्स का मतलब 12 से डिवाइड करना है, और आपको टाइम कितना दिया हुआ है? 1 month. तो 1 से मल्टीप्लाई किया, सॉल्व करिएगा और बताइए क्या वैल्यू आ जाएगी. 6000 by 12, इट इज गोइंग टू गिव यू 50,000. राइट. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन के लास्ट में गिवन था. आप सब नोटिस करिएगा कि जो कंपनी का वर्क इन प्रोग्रेस है वो नील है. लास्ट लाइन दी, a company gives 10% safety margin on working capital and no work in progress. तो वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर? डैश. नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. अब फिनिश्ड गुड्स कैलकुलेट होगा जो भी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है. और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आएगी? उसके लिए आप एक तो मटेरियल्स की कॉस्ट ऐड कर देंगे. मटेरियल्स का कॉस्ट था 6 lakhs. मटेरियल्स के साथ साथ जो आपने वेजेस पे करे, वेजेस का अमाउंट था 4,80,000. और वेजेस के अलावा जो ओवरहेड्स हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं, तो ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इनका टोटल हमें गिवन है 6 lakhs. राइट. रॉ मटेरियल की वैल्यू है 6 lakhs, वेजेस पेड है 4,80,000, और जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है उनका अमाउंट है 6 lakhs. तो मटेरियल्स का, वेजेस का और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का टोटल किया, ये आ जाएगी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. और ये यूज की जाएगी फिनिश्ड गुड्स के लिए, क्योंकि फिनिश्ड गुड्स के अंदर रॉ मटेरियल की भी कॉस्ट इंसर्ट हो चुकी है, वेजेस भी, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स दिए हुए हो वो सारे की सारे इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे. ये तीनों कॉस्ट का टोटल किया तो इन तीनों कॉस्ट का टोटल आ रहा है हमारे पास 16,80,000. तो अब स्टॉक ऑफ फिनिश गुड के लिए 16,80,000 को डिवाइड कर दीजिएगा 12 से.
और अगर आप नोटिस करें 7th पॉइंट में लिखा हुआ है कंपनी कीप्स 1 मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड। तो फिनिश गुड का टाइम भी कितना दिया हुआ है 1, राइट। जो भी गिवन वैल्यू है उसको 12 से डिवाइड कर दीजिएगा। वीक्स का क्वेश्चन होता तो 52 से कर दें, हालांकि मंथ का क्वेश्चन है तो लेट्स नॉट गेट कंफ्यूज, आपको इसको 12 से डिवाइड करना है। वीक्स होता तो 52 कर दें। और कितने टाइम तक जो फिनिश गुड का स्टॉक है वो रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी फॉर 1 मंथ। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 16,80,000 डिवाइडेड बाय 12, ये आ जाएगा अराउंड 1,40,000। सॉल्व कर देंगे आप तो ये वैल्यू आ जाएगी 1,40,000। नेक्स्ट करंट एसेट इज डेटर्स। अभी डेटर्स का वैल्यू कैसे निकलेगा? डेटर्स के अंदर ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 16,80,000 तो है ही, साथ ही साथ ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी ऐड करने पड़ेंगे। सो यू विल हैव टू ऐड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने हैं? 1,50,000। और साथ ही साथ सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस ऐड करने पड़ेंगे आपको। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस थे 75,000 के, इन सबको ऐड किया तो आपके पास टोटल कैश कॉस्ट आ जाएगी, और वो आ जाएगी अराउंड 1730, 1830, 19,05,000, राइट। एडअप कीजिएगा 16,80,000 प्लस 1,50,000 प्लस 75,000. This is going to be 19,05,000. तो जो टोटल आपकी कैश कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 19,05,000। तो डेटर्स अब इस 19,05,000 के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। याद रखना है आपको 19,05,000 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट्स का कैलकुलेशन हमें नहीं कंसीडर करना है, डेप्रिसिएशन भी नहीं लेना है। तो हमें लेना क्या था? डेटर्स के लिए जितने भी रॉ मटेरियल, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, इनका कॉस्ट जो कि आया था 16,80,000 प्लस जो भी कोई सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस दिए होते हैं, राइट, और कोई भी एनी अदर ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे ऐड करने होते हैं आपको। और अभी फिलहाल जो थे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 1,50,000 और सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस 75,000 ऐड किया, तो डेटर्स के लिए टोटल कैश कॉस्ट आ गई 19,05,000। यहाँ से मंथ का क्वेश्चन है, 12 से डिवाइड किया, और जो सेल्स का ड्यूरेशन है, सेल्स का रियलाइजेशन होता है 2 मंथ्स के बाद, तो इनटू 2 कर दिया तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी डेटर्स की। तो 19,05,000 डिवाइडेड बाय 12 इनटू 2 सॉल्व करिएगा और देखिएगा 3,17,500 आ रही है, राइट। डेटर्स का वर्थ आ गया 3,17,500। प्लीज चेक दैट द वैल्यू ऑफ डेटर्स इज 3,17,500 और नॉट। नेक्स्ट अनदर करंट एसेट इज जो भी आपके ये एक्सपेंसेस क्वार्टरली इन एडवांस लिखा हुआ है, दैट बिकम्स अ सॉर्ट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस, राइट। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए आपके सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, वर्थ है 75,000। मंथ का क्वेश्चन है, डिवाइड करना है 12 से। नाउ दे आर पेड क्वार्टरली। याद रखिएगा एक क्वार्टर में होते हैं 3 मंथ्स, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? इनटू 3, राइट। तो इनटू 3 करके आप सॉल्व कर दिया तो 75,000 डिवाइडेड बाय 12 इनटू 3 ये हो जाएगा अराउंड 18,750, राइट। प्रीपेड एक्सपेंसेस को सॉल्व करिएगा और चेक करिएगा कि 18,750 आ रहा है या नहीं आ रहा। वर्क इन प्रोग्रेस था ही नहीं क्वेश्चन में, लेकिन एक पॉइंट दे रखा है, प्लीज नोटिस, मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ ₹80,000 इज कैप्ड। तो यहाँ पर एक कैश बैलेंस या कैश इन हैंड ये 80,000 का रखना पड़ता है।
और कोई करंट एसेट है नहीं, क्योंकि अभी जितने भी लैग हैं, लैग इन वेजेस, लैग इन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, लैग इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये सारे की सारी हो जाएंगी करंट लायबिलिटीज। तो अब इन सब का टोटल कर लीजिएगा और टोटल करके जो अमाउंट आएगा उसको बोला जाएगा टोटल करंट एसेट्स, दैट इज द टोटल ऑफ सेगमेंट ए। So you will have 50,000 plus 1,40,000 plus 3,70,500 plus 1,8750 plus 80,000, ये आपका आ जाएगा 6,06,250। This will be the worth of total current assets. नेक्स्ट सेगमेंट, फिर उसके बाद यू कैन इजीली टेक इट डाउन, करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज के लिए सबसे पहला लायबिलिटी है क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स किसके ऊपर निकलता है? एक्सक्लूसिवली रॉ मटेरियल के ऊपर। क्रेडिट कितना मिल रहा है? सप्लायर्स दे आर गिविंग यू 2 months क्रेडिट, राइट? ये पॉइंट तो था कंपनी की 1 month स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो था वो तो था करंट एसेट। लेकिन यहाँ पर सप्लायर्स, सप्लायर का मतलब क्रेडिटर्स, दे हैव गिवन यू अ 2 months क्रेडिट। तो 2 months क्रेडिट क्या हो जाएगा? इट विल बी अ लायबिलिटी और वर्थ है 6 lakhs डिवाइडेड बाय 12 इनटू जितना टाइम गिवन है, वो टाइम है 2 months का, तो इनटू 2 करके सॉल्व कर देंगे। तो ये हो जाएगा अराउंड 1 lakh, 6 lakh divided by 12, 50,000 into 2, this is going to be equal to 1 lakh। तो ये तो जाएगी पहली लायबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट है वेजेस पेड लैग ऑफ 1 month, तो ये लायबिलिटी हो जाएगी लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस। लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस वर्थ है 4,80,000 डिवाइडेड बाय 12, और कितना लैग है? 1 month का, तो 1 month का है तो इंटू 1 कर दिया, तो 4,80,000 को 12 से डिवाइड कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा 40,000 इंटू 1 विल बी इक्वल टू 40,000 ओनली। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, इसमें भी आपको लैग दिया हुआ है। सो लैग इन पेमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है 6 lakhs के, तो 6 lakhs डिवाइडेड बाय 12, कितना लैग दिया हुआ है? लैग आपको डिले या एरिया दिया है 1 month का, तो आप क्या करेंगे? इसको इनटू 1 कर देंगे। रिमेंबर दिस फॉर्मूला, गिवन वैल्यू डिवाइडेड बाय 12 इनटू टाइम, टाइम कितना है हमारे पास? 1 month, तो 6 lakhs by 12 इनटू 1, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50,000। नेक्स्ट, उसके बाद कोई और करंट लायबिलिटी जो नजर आ रही हो आपको? वेजेस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इसमें भी लैग दिया हुआ है 1 month का, तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास लैग इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है 1,50,000 के, डिवाइड किया 12 से इनटू 1 कर दिया, सो यूज योर कैलकुलेटर्स। 1,50,000 को डिवाइड कर दीजिए 12 से, इनटू 1 कर दीजिएगा, ये आ जाएगा 12,500। अब इन सब का टोटल कर लीजिएगा, तो आपके पास आ जाएंगी टोटल करंट लायबिलिटीज, टोटल करंट लायबिलिटीज यानी कि बी। इन सबका टोटल किया हमने, तो 1,40,000 190 हो जाएगा 2,02,500। अब करंट एसेट्स भी आ गए आपके पास, करंट लायबिलिटीज भी आ गए आपके पास, तो वर्किंग कैपिटल बहुत स्मूथली निकल आएगा। वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटी कितनी आई है? 2,02,500। तो आप करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दीजिएगा,
जो आंसर आएगा उसको बोला जाता है वर्किंग कैपिटल। राइट, एक बार नोट कर लीजिएगा यहाँ तक, देन वी विल प्रोसीड फर्दर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। ऐसे फॉर्मूला याद रखना है आपको, जो भी गिवन वैल्यू है उसको डिवाइड करना है 12 से इनटू जो भी टाइम गिवन है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में टाइम मंथ्स में है तो हर वैल्यू को 12 से डिवाइड करना है। और वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, आउटपुट इनटू कॉस्ट पर यूनिट, जनरली इससे कैलकुलेट की जाती है, लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको, क्योंकि आपको डायरेक्टली ये टोटल वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में। राइट, ये तो नोट हो चुका है सभी का। नेक्स्ट part, let us continue and finish off this question। तो इसको यहाँ एक्सटेंड कर देते हैं, आपका कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। जो पर्टिकुलर्स थे और अमाउंट में सबसे पहले तो आपके पास आ गया था करंट एसेट्स, वो थे 606,250 और करंट लायबिलिटीज थी आपके पास 202,500। नाउ वर्किंग कैपिटल इज गोइंग टू बी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, दैट इज A माइनस B। तो 6,250 माइनस 202,500 किया, ये आ जाएगा आपका 4,03,750। राइट, सो दिस इज गोइंग टू बी द वर्किंग कैपिटल 4,03,750। 4,03,750, दिस इज गोइंग टू बी द वर्किंग कैपिटल। लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज और ऐड कर दी है, जो लास्ट पॉइंट में था, द कंपनी कीप्स 10% सेफ्टी मार्जिन ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पर सेफ्टी मार्जिन भी दिया हुआ है, और सेफ्टी मार्जिन किस रेट पर है, 10% पर। तो 4,03,750 इंटू 10% किया, ये आ गया 403,750। इसको ऐड कर देंगे आप तो आपके पास आ जाएगी नेट वर्किंग कैपिटल। राइट, ऐड कर दीजिएगा इसी में ही 4,03,750 में, और ये चेक करिएगा टोटल आना चाहिए 4,44,125। So this will be the net working capital in this question. Remember the basic concept, because you have been explained many questions, many problems on working capital and in particular current assets method. This is also of the same kind, बस इसमें फर्क ये था, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज निकालने के लिए आपके पास डायरेक्टली वैल्यूज दी हुई थी, तो वैल्यूज का यूज किया। टाइम सारे मंथ्स में थे तो 12 से डिवाइड किया, इनटू टाइम कर दिया। पहले करंट एसेट्स निकला, फिर करंट लायबिलिटीज निकला। और करंट एसेट करंट लायबिलिटीज निकालते टाइम आपको तीन चीजों का ध्यान रखना था कि डेप्रिसिएशन हुआ, प्रॉफिट हुआ और इनकम टैक्स अगर गिवन होगा तो उनको कभी भी वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन में आपको कंसिडर नहीं करना है। दोनों के डिफरेंस से आ गया हमारे पास वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल आई थी 4,03,750। क्वेश्चन में 10% सेफ्टी मार्जिन दिया हुआ था, वो ऐड अप किया, ऐड करने से हमारे पास नेट वर्किंग कैपिटल आ गई 4,44,125।